नमस्कार साथियों, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत दिनों के बाद मुखातिब हो रहे हैं, तो आज से संभवतः मेरी कोशिश रहेगी कि रेगुलर वीडियो आती रहे। ठीक है, आज हम राजस्थान का इतिहास शुरू करते हैं। वैसे राजस्थान का जो इतिहास है हमने पूर्व में शुरू कर दिया था और उसमें हमने चौहान राजवंश को कंप्लीट कर दिया। अब यदि चौहान राजवंश में हमने बहुत सारी शाखाएं पढ़ी, उसमें बता दूं आपको, सबसे पहले हमने चौहान राजवंश में सबसे पहले सांबर के चौहान पढ़े, उसके बाद में अजमेर के चौहान पढ़े, उसके बाद में रणथंभौर के चौहान पढ़े, उसके बाद में जालोर के चौहान पढ़े और सबसे अंतिम में जो है हमने सिरोही के चौहानों का इतिहास देखा था। अब यदि एग्जाम की दृष्टि से बात करूं कि जिसी को कोई व्यक्ति है जिसको पढ़ने में असहूलियत होती है, चौहानों की बहुत सारी शाखा है, उनको सबको याद रखना मुश्किल है किसके लिए, तो मैं बता दूं, अगर आपको याद होता है तो सारे टॉपिक याद करने हैं। मैं कभी नहीं कहूँगा कि वो छोड़ दो, लेकिन जिसको याद करने की दृष्टि से असहूलियत महसूस होती है तो मैं उसके लिए बता दूं कि आप पुराने साल के किसी भी एग्जाम के प्रश्न पत्र आप देखोगे तो उसमें 99% यदि चौहान राजवंश से प्रश्न आया है तो वो इन चार शाखाओं से आया होगा: सांबर, अजमेर, रणथंभौर और जालोर। सिरोही के जो चौहानों का जो इतिहास है साथियों, लगभग एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो जिसको पढ़ने में असहूलियत होती है वो स्किप भी कर सकता है। ठीक है, मैं पर्सनली राय नहीं दूंगा कि स्किप करे, लेकिन जिसको असहूलियत महसूस होती है वो अपने स्तर पर कर सकता है। यदि चौहान राजवंश के सिरोही के इतिहास से यदि प्रश्न आता है साथियों, तो वो एक ही प्रश्न है, अब तक मैंने जो एग्जामों में देखा वह एक ही प्रश्न आता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से सबसे अंतिम में संधि की। ठीक है, तो यही प्रश्न आता है सिरोही के इतिहास से। इसके अलावा मैंने अभी तक कोई प्रश्न नहीं देखा है। ठीक है, अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज मेवाड़ का इतिहास शुरू करते हैं। ठीक है साथियों, मेवाड़ का इतिहास। साथियों, मेवाड़ का जो इतिहास है वह मेरे को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मेवाड़ के व्यक्तित्व इतने महान थे। मेवाड़ के यदि महाराणाओं की बात करें, जो इनका जो इतिहास रहा है, इनकी जो पृष्ठभूमि रही है राजस्थान के इतिहास में, वो अतुलनीय है। यदि मैं इनके व्यक्तित्व की, इनके इतिहास की मैं तुलना करना चाहूँ तो आप इस प्रकार इनके व्यक्तित्व का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ पूरे विश्व का इतिहास रखे, एक तरफ पूरे भारत का इतिहास रखे, तो साथियों भारत के इतिहास का पलड़ा भारी होगा। एक तरफ पूरे भारत का इतिहास रखे और एक तरफ पूरे राजस्थान का इतिहास रखे तो साथियों राजस्थान के इतिहास का पलड़ा भारी होगा। एक तरफ पूरे राजस्थान का इतिहास रखे और एक तरफ सिर्फ मेवाड़ का इतिहास रखे तो साथियों मेवाड़ के जो इतिहास का पलड़ा है वह भारी होगा। मेवाड़ के महाराणा अपने आप में महान है साथियों। आज इनकी मुझे तारीफ करने की आवश्यकता नहीं है, इनका पूरा विश्व करता है। ठीक है, तो मेवाड़ के महाराणा का जो बलिदान रहा है राजस्थान के इतिहास में, इनकी जो पृष्ठभूमि रही है, उसको निरंतर हम पढ़ते रहेंगे और रेगुलर मेरी क्लासेस आती रहेगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं सर्वप्रथम मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के नाम से शुरू करते हैं। देखो ये साथियों जो मेवाड़ नाम है वो आज पड़ा है। ठीक है, तो सर पहले क्या था मेवाड़ का नाम? तो पहले जो मेवाड़ के जगह नाम लिया जाता था प्रयुक्त में, वह था मेदपाट। कौन सा नाम था? मेदपाट। ठीक है, दूसरा नाम हमें मिलता है प्रागवाट। तो एक प्रश्न आपके यहां से क्लियर हो गया कि प्रश्न आ जाए साथियों कि मेवाड़ का प्राचीन नाम था, तो या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा मेदपाट या फिर मिलेगा आपको प्रागवाट। ठीक है, एक व्यक्ति से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। आपने शायद सिकंदर का नाम सुना होगा। किसका नाम? सिकंदर। वही सिकंदर जिसका प्रकोप पूरे विश्व में दिखाई पड़ता है, वही सिकंदर जिसका मूल नाम अलेक्जेंडर था, वही सिकंदर जो मकदूमिया का शासक था। याद रखना, सिकंदर का मूल नाम, वास्तविक नाम सिकंदर नहीं था, ये तो हमने बाद में कहा है। सिकंदर का जो मूल नाम जो था साथियों वह अलेक्जेंडर था। वैसे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक अन्य व्यक्ति भी है जो फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी है, जिसे आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं, वह है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। लेकिन सिकंदर का मूल नाम था अलेक्जेंडर जो मकदूमिया का शासक था। ठीक है, इससे आगे बढ़े। देखो सिकंदर या अलेक्जेंडर का जो प्रकोप है पूरे विश्व में दिखाई पड़ा, तो स्वाभाविक सी बात है पाकिस्तान में भी दिखाई पड़ेगा। तो सिकंदर का प्रकोप साथियों, पाकिस्तान का एक जिला पड़ता है
उस जिले का नाम है जंग। तो सिकंदर का प्रकोप पाकिस्तान के जंग नामक जिले पर दिखाई पड़ता है। ठीक, जंग नामक जिले में एक जाति रहती थी, उस जाति का नाम था सिवी जाति। कौन सी जाति थी? सिवी जाति। ठीक है, अब स्वाभाविक सी बात है, आज मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मेरे ऊपर कोई अटैक कर लेगा, आक्रमण कर लेगा, तो मैं यहां से स्थानांतरित हो जाऊंगा। लेकिन स्थानांतरित होने की दो टर्म होगी, एक तो मैं जहां जाऊं वो सुरक्षित हो स्थान, स्वाभाविक सी बात है, दूसरा कि वो जहां जाऊं मैं वो मेरे नजदीक हो। तो साथियों, सिवी जनपद या सिवी जाति के व्यक्तियों ने यही दो टर्म अपनाई और इन्होंने सोचा कि हम जहां जाए वो अपने नजदीक हो और सुरक्षित हो। तो साथियों, पाकिस्तान के सबसे नजदीक अगर देश में बात करें तो भारत है अपना, और उसमें भी अगर सीमा पर बात करें तो अपना राजस्थान है। ठीक है, तो सिवी जाति के लोग राजस्थान में आते हैं और राजस्थान में कुछ इलाकों में रहने लगते हैं। ठीक है, सिवी जाति जो जहां रही उस एरिया को सिवी जनपद कहा गया, सिवी जाति के रहने को स्थान को सिवी जनपद कहा गया। ठीक, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये सोचोगे कि सर हमें क्यों बता रहे हो, ठीक है वो रही, हमको क्या लेना देना, कौन सा अलेक्जेंडर कौन सा सिकंदर। लेकिन साथियों, जो वर्तमान का मेवाड़ है उसी जगह पर प्राचीन समय में सिवी जनपद था। एज अ टीच कुछ जगह वहां है, लेकिन जो 99% जो है साथियों, जहां वर्तमान का मेवाड़ है प्राचीन समय में वहां पर सिवी जनपद था। तो एग्जामिनर क्या प्रश्न पूछ सकता है कि मेवाड़ के स्थान पर प्राचीन समय में कौन सा जनपद स्थापित था या कौन सा जनपद रहता था। तो साथियों, आपको याद रखना है कि मेवाड़ में प्राचीन समय में सिवी जनपद था। कौन सा? सिवी जनपद। ठीक है, अब यहां कोई एग्जामिनर टेढ़ा आ गया और उसने पूछ लिया कि सिवी जनपद की राजधानी बताइए। तो साथियों, सिवी जनपद की जो राजधानी थी वह थी मध्यमिका। कौन सी थी? मध्यमिका, या इसका दूसरा नाम हमें मिलता है मंजमिका। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिवी जनपद, मेवाड़ में प्राचीन समय में सिवी जनपद था और सिवी जनपद की जो राजधानी थी वह मध्यमिका थी या मंजमिका थी। ठीक है, और हम यदि आगे बढ़े तो साथियों, मेवाड़ के जो महाराणा है वह स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। ये याद रखना, मेवाड़ के जो महाराणा है वह स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। ये अपना संबंध भगवान श्री राम से जोड़ते हैं। इनका मानना है कि भगवान श्री राम भी इसी वंश में पैदा हुए, गौतम बुद्ध भी इसी वंश में पैदा हुए, जैनों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव भी इसी वंश में पैदा हुए। मैं लिख दूं यहाँ पे, जैनों के जो प्रथम तीर्थंकर है उनका नाम है आदिनाथ। ठीक है, या दूसरा नाम हमें ऋषभ देव मिलता है। तो याद रखना, क्या कहते हैं ये मेवाड़ के महाराणा, ये स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं, ये अपना संबंध भगवान श्री राम से जोड़ते हैं। इनका मानना है कि भगवान श्री राम भी इसी वंश में पैदा हुए, गौतम बुद्ध भी इसी वंश में पैदा हुए, जैनों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव भी इसी वंश में पैदा हुए। ठीक, और यदि आगे बढ़े तो साथियों, मेवाड़ के जो महाराणा है उनको हिंदुआ सूरज कहा जाता है। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है, हिंदुआ सूरज किन्हें कहते हैं। तो साथियों, मेवाड़ के जो महाराणा है उन्हें हिंदुआ सूरज कहते हैं। मैंने बता दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको हर गाइड में मिल जाएगा, हर बुक में मिल जाएगा और हर नोट्स में मिल जाएगा कि मेवाड़ के महाराणाओं को हिंदुआ सूरज कहते हैं। मेरा आपसे पर्सनली ये प्रश्न है कि आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि मेवाड़ के महाराणाओं को हिंदुआ सूरज कहते क्यों हैं। सबको पता है कहते हैं, लेकिन आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि कहते क्यों हैं। ठीक है, देखो मेरे साथ यहां पढ़ने की एक बात बता दूं कि जो मैं यहां जो सिर्फ करवा रहा हूं ना वो पढ़ लेना, मैं जो यहां करवा रहा हूं बस उसको रट लेना। आपको नहीं किसी की बुक खरीदनी है, नहीं नोट्स खरीदना है, नहीं लेक्चर अटेंड करने में जो यहां करवाऊं, सिर्फ यहां जो करवा रहा हूं वो आपने पढ़ लिया ना तो राजस्थान का कोई भी एग्जाम आप निकाल दोगे, इतने दावे के साथ कहता हूं। हर एग्जाम में 99% तक यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, और यदि नहीं भी पूछे जाते हैं तो साथियों वो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जो पूरे राजस्थान में किसी को नहीं आएगा। तो उसकी हमको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो किसी को नहीं आए, हमको भी नहीं आएगा तो कोई बात तो नहीं है, हम एक लेवल पे है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और तो मेवाड़ के महाराणाओं को हिंदुआ सूरज कहते हैं। और यदि मैं इनके बारे में कहूं तो मेवाड़ के महाराणाओं का एक आदर्श वाक्य है, जो दृढ़ राखे धर्म, जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार।
जो दृढ़ राखे धर्म तो प्रश्न आ सकता है साथियों कि जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार राजस्थान के किस रियासत का आदर्श वाक्य है। देखो ये बताने में बहुत सारी आसान चीजें हैं और ये वाली चीज तो कुछ कुछ किताबें खा भी जाती है, टीचर भी नहीं बताता है, लेकिन मेरे बताने का औचित्य है, मैंने आपको वादा किया है कि मैं जो यहां करवा रहा हूं वो आपको याद करना है। तो मैं एक भी ऐसी गलती नहीं छोड़ूंगा जहां अपन फॉल्ट में आए या जहां आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो हम सारी बातों को कवर करेंगे इस बोर्ड पर और आप धैर्य रखें, जो मैं यहां करवा रहा हूं बस वही रट लेना। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर अगर टेढ़ा आ गया तो वो कभी कभार पूछ लेता है, फिर हमको लगता है कि सर ये तो बहुत आसान सा सवाल था लेकिन आपने हमको करवाया ही नहीं वगैरह वगैरह। पूछ ले, कभी कोई मेरे जैसा आ गया एग्जामिनर और पूछ लिया कि राजस्थान के किस रियासत का आदर्श वाक्य है जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार, ऑप्शन में रियासत दे दिया तो वहां आप चक्कर में पड़ जाओगे। तो याद रखना है जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार, ये जो आदर्श वाक्य है किस रियासत का है, मेवाड़ के इतिहास का आदर्श वाक्य है। और यदि आगे बढ़े साथियों, जो मेवाड़ का इतिहास शुरू होता है वो 566 ईस्वी से शुरू होता है। कब शुरू होता है? 566 ईस्वी से, और ये आजादी तक चलता है। कब तक चलता है? आजादी तक। ठीक है, इन्होंने लगभग 1350 वर्ष तक शासन किया था साथियों। मेवाड़ का इतिहास 566 ईस्वी से शुरू होता है जो आजादी तक चलता है। इसका मतलब यह हुआ मेवाड़ के महाराणाओं ने लगभग 1350 वर्ष तक शासन किया। इससे हमें यह मालूम होता है साथियों कि विश्व का सबसे लंबा चलने वाला यदि कोई राजवंश है तो अपना मेवाड़ राजवंश है। कौन सा राजवंश है? मेवाड़। विश्व में सबसे लंबा चलने वाला, ध्यान रखना, राजस्थान का नहीं, भारत का नहीं, एशिया का नहीं, पूरे विश्व का यदि कोई लंबा चलने वाला राजवंश है तो अपना मेवाड़ राजवंश है। बहुत गर्व की बात है सर, इतने वर्षों तक शासन करना बहुत मुश्किल होता है, उसमें कहीं बाहरी आक्रांत आए लेकिन मेवाड़ के महाराणाओं ने सबको हैंडल किया। ठीक है, अब यदि और आगे बढ़े साथियों, देखो मैं एक व्यक्तित्व की जानकारी दूं आपको कि किसी के कार्य के प्रति वो कितना कर्तव्यवान है, उसकी अगर हमें जानकारी लेनी हो, जैसे कि आज देखो सरल भाषा में आपको मैं बताऊं, आज मैं यहां पढ़ा रहा हूं, आपको जांचना है कि दीपक कैसा पढ़ा रहा है। ठीक है, तो आप मेरे परिवार वालों से मत पूछो, आप मेरे रिलेशन वालों से मत पूछो, रिश्तेदारों से मत पूछो, मेरे दोस्तों से मत पूछो। इसकी एक टर्म बताता हूं किसको पूछना चाहिए और किसके पूछने पर विश्वास करना चाहिए। देखो आज मैं यहां पढ़ा रहा हूं और एक मेरा दुश्मन है, तीसरा व्यक्ति दुश्मन के पास जाता है और कहता है कि दीपक कैसा पढ़ाता है। साथियों यदि वो दुश्मन कह लेना कि दीपक मेरा भले ही दुश्मन है, मुझे किसी बड़े टीचर ने ये बात कही थी, याद रखना, जो आज आपको सौंप के जा रहा हूं, कि दूसरा व्यक्ति उस दुश्मन के पास गया और उसने कहा कि दीपक कैसा है, और वह दुश्मन कह दे कि दीपक भले ही मेरा दुश्मन है देख, लेकिन दीपक पढ़ाता बहुत अच्छा है। क्या कहा? वो दुश्मन कह दे कि दीपक भले ही मेरा दुश्मन है लेकिन दीपक पढ़ाने में अच्छा है, दीपक पढ़ाता अच्छा है। तो साथियों उसने जो तारीफ की है ना, उसके बाद मुझे किसी के घर वालों से नहीं सुननी है तारीफ, दोस्तों से नहीं सुननी है, वो सारा आ गया सर। यदि अपने कार्य की दुश्मन तारीफ कर लेता है ना तो उसके अलावा किसी से तारीफ सुनने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप सोच रहे सर हमको क्यों पका रहे हो, हमको क्यों बता रहे हो, तो मैं बता दूं साथियों, जो मेवाड़ के महाराणा है इनका व्यक्तित्व इस प्रकार था, इनकी पृष्ठभूमि इस प्रकार थी कि बाहरी आक्रांता या अपने दुश्मन उन्होंने भी अपनी पुस्तकों में इनकी तारीफ की है। मैं यहां तक लाइन खत्म नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा क्या तारीफ की है, किस पुस्तक में की और किस व्यक्ति ने की है। मैं बताऊं आपको, एक व्यक्ति मिलता है हमें, इधर ही बाहरी चौराहे पर मिला था मुझे, उस व्यक्ति का नाम मिलता है बाबर। ठीक है, बाबर की पुस्तक का नाम है तुजू के बाबरी। ठीक है, याद रखना, कभी कभार पूछ भी ले, तो बाबर की पुस्तक का नाम है तुजू के बाबरी। बाबर अपनी पुस्तक तुजू के बाबरी में लिखता है कि हिंदुस्तान में विजयनगर राज्य के अलावा यदि कोई शक्तिशाली शासक है तो वह राणा सांगा है। ध्यान से सुनना, बाबर अपनी पुस्तक तुजू के बाबरी में लिखता है कि हिंदुस्तान में विजयनगर राज्य के अलावा यदि कोई अन्य शक्तिशाली शासक है तो वह राणा सांगा है।
और दिल्ली, गुजरात और मालवा साथियों उस समय के 3 बड़े केंद्र थे। कोई भी जो शासक है वो इन तीनों केंद्रों पर अपना अधिकार जताना चाहता था। क्यों जताना चाहता था? ऐसी क्या वहां ऐसी विशेष चीज थी जिसके लिए कोई भी अपने मर मिटने के लिए तैयार था, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस समय के 3 बड़े केंद्र दिल्ली, गुजरात और मालवा। बाबर अपनी पुस्तक में लिखता है कि दिल्ली, गुजरात और मालवा तीनों में से अकेला कोई भी राणा सांगा को नहीं हरा सकता है, और राणा सांगा का 200 शहरों में झंडा फहरता है। किसने लिखा है? बाबर ने लिखा है साथियों। वापस से आपको बता दूं कि बाबर अपनी पुस्तक तुजुक बाबरी में लिखता है कि हिंदुस्तान में विजयनगर राज्य के अलावा यदि कोई शक्तिशाली शासक है तो वह राणा सांगा है। दिल्ली, गुजरात और मालवा तीनों में से अकेला कोई भी राणा सांगा को हरा नहीं सकता है, और 200 शहरों में राणा सांगा का झंडा फहरता है। साथियों, ये कौन है बाबर? मेरे मोहल्ला का नहीं है, मेरे राजस्थान का नहीं है, भारत का नहीं है, बाहरी आक्रांता था। इसका क्या रिलेशन है मेवाड़ वालों से? ये तो अपना दुश्मन था, ये तो यहां अधिकार करने आया था, लेकिन इसने भी मेवाड़ के महाराणाओं की तारीफ की है साथियों। इससे हमें यह प्रतीत होता है साथियों कि मेवाड़ की यदि आज मैं तारीफ कर रहा हूं, मेवाड़ के महाराणाओं की यदि आज मैं तारीफ कर रहा हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे आदर्श है। आज राजस्थान तारीफ कर रहा है तो राजस्थान के आदर्श है, भारत तारीफ कर रहा है तो साथियों भारत के आदर्श है। लेकिन बाबर के कहां आदर्श थे? वो तो अपने ऊपर अधिकार जितना चाहता था, उनसे युद्ध किया उसने, लेकिन फिर भी वो अपनी पुस्तक में लिखता है कि हिंदुस्तान में विजयनगर राज्य के अलावा यदि कोई शक्तिशाली शासक है तो वह राणा सांगा है। फिर क्यों लिखता है? कुछ तो उसने देखा होगा ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं साथियों जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, वैसे हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है ना। आप धैर्य रखें, बस कोशिश ये करेंगे कि रेगुलर वीडियो आती रहे, बस वही प्रॉब्लम है अपने, ठीक। तो ये हो गया बाबर। एक व्यक्ति और आता है, आपको नाम बता दूं उसका, जहांगीर। तो जहांगीर भी अपनी पुस्तक, इसकी पुस्तक का नाम था, पहले बता दूं, तुजुक-ए-जहांगीर। तो जहांगीर अपनी पुस्तक तुजुक-ए-जहांगीर में लिखता है कि हिंदुस्तान में राणा अमर सिंह राजस्थान के बड़े सरदारों, भारत के बड़े सरदारों व राजाओं में से एक है। क्या लिखता है जहांगीर? राणा जो अमर सिंह है वह हिंदुस्तान के बड़े सरदारों, बड़े राजाओं में से एक है। कौन लिखता है? जहांगीर। साथियों, जहांगीर, बाबर ये कहाँ अपने थे? ये तो पराए थे, अपने ऊपर अधिकार जताना चाहते थे, फिर भी इन्होंने तारीफ की है सर। इसका वास्तविकता में मतलब ये है कि मेवाड़ के महाराणाओं का व्यक्तित्व तो इस प्रकार था, इनकी पृष्ठभूमि राजस्थान के इतिहास में इस प्रकार रही कि खुद दुश्मन भी इनकी तारीफ करने से पीछे नहीं हटे, अपने हाथ रोक नहीं पाए इनकी तारीफ करने से, ठीक है। आपको कंबाइन करके बता दूं कि बाबर अपनी पुस्तक तुजुक-ए-बाबरी में लिखता है कि हिंदुस्तान में विजयनगर राज्य के अलावा यदि कोई अन्य शक्तिशाली शासक है तो वह राणा सांगा है। दिल्ली, गुजरात और मालवा तीनों में से अकेला कोई भी राणा सांगा को हरा नहीं सकता है। 200 शहरों में राणा सांगा का झंडा फहरता है। जहांगीर अपनी पुस्तक तुजुक-ए-जहांगीर में लिखता है कि राणा अमर सिंह जो है वह हिंदुस्तान के बड़े सरदारों, बड़े राजाओं, बड़े शासकों में से एक है। कौन लिखता है साथियों? बाबर लिखता है, जहांगीर लिखता है। इससे हमें क्या प्रतीत होता है? इनके लिए मैं 2 लाइनें अर्ज करूंगा कि जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी मैं दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, मैं शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। साथियों, मेवाड़ का इतिहास इसी प्रकार है, आप इसी लाइन से इनका अंदाजा लगा सकते हो। आज मेवाड़ के महाराणा नहीं रहे, आज मैंने भी नहीं देखा, हमने किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज भी उनकी तारीफ की जा रही है, दुश्मन भी करता है, दुश्मन की किताबों में हमें मिलती है, हम उनको आदर्श मानते हैं। साथियों, वो शीशे के समान थे, आज नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन उनकी जो खनक है, उनका जो इतिहास है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसको याद करके हम गौरवान्वित होते हैं, ठीक है। और यदि हम आगे बढ़े, मैंने आपको एक लाइन कही कि मेवाड़ का इतिहास 566 ईस्वी से शुरू होता है, कोई शक वाली बात नहीं है, होता है। लेकिन अभी लास्ट बातें मैं आपको बता दूं, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। लास्ट बातें मैं आपको बता दूं कि 566 ईस्वी में गुहिल वंश या मेवाड़ का इतिहास शुरू होता है, लेकिन ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? अब मेरे ऊपर तो आप विश्वास करोगे नहीं, आप इतने तो भोले भाले हो नहीं कि दीपक ने कहा है हम याद कर ले कि हाँ भाई कहा है कि मेवाड़ का इतिहास 566 से शुरू होता है, याद कर ले। नहीं, आपको तो तथ्य देने होंगे, तो मैं आपको तथ्य देता हूं एक।
एक अभिलेख मिलता है साथियों हमें, उस अभिलेख का नाम है सामोली का अभिलेख। सामोली का अभिलेख, ठीक है। सामोली का जो अभिलेख है साथियों, यह गुहिल वंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। गुहिल वंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। प्रश्न आ जाए गुहिल वंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, तो साथियों सामोली का जो अभिलेख है वह गुहिल वंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है, ठीक है। और जानकारी जुटाते हैं। यह सामोली का जो अभिलेख है साथियों 646 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। किसने लिखा? शिलादित्य ने। किस व्यक्ति ने लिखा? शिलादित्य ने, ठीक है। इसके अनुसार हमें मालूम होता है कि 566 ईस्वी में एक व्यक्ति आया गुहिल, ये भाई साहब मेवाड़ आए और मेवाड़ में इन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, एक और चीज बता देता हूं आपको पहले। ये जो शिलादित्य जो है साथियों, यह गुहिल का 5वां वंशज था, 5वां वंशज ऑफ गुहिल, ठीक है। शिलादित्य जो है 5वां वंशज था किसका? गुहिल का। कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाते हैं। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कब शिलालेख लिखाया गया? 646 ईस्वी, ठीक है। गुहिल ने कब स्थापना की? 566 ईस्वी। सर एक 80 साल का इतिहास लिखा गया क्या एक शिला अभिलेख पर? ऐसा तो हो नहीं सकता, असंभव सी बात है, अकल्पनीय बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमें अभिलेख से जानकारी तो यही मिलती है कि गुहिल ने स्थापना की थी गुहिल वंश की। फिर ये सर सन किसने निकाला है? सन मैं आपको निकालना बता दूं आज आपको ऐसी चीज देके जा रहा हूं, आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, किसी भी गाइड में नहीं मिलेगी, किसी के इतिहास के नोट्सों में नहीं मिलेगी साथियों। आज जो मैं यहां चीज बता रहा हूं बस उसको रट लेना, जीवन भर आप याद रखोगे कि सर ने मुझे ऐसी चीज बताई थी जो मुझे किसी भी बुक में नहीं मिली, आपको भविष्य में भी किसी बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है। पानी पीना आवश्यक है साथियों। अब मैं बताता हूं कि वो क्या चीज है। देखो जल्दी जल्दी बता दूं मैं आपको। यहां है गुहिल, 5वां वंशज इसका शिलादित्य। आपको घटाव जोड़ तो आते हैं ना, वहां यह करने की आवश्यकता है। 5वां वंशज यानी 3 व्यक्ति और आते हैं। एक आता है बोझ, एक आता है महेंद्र, एक आता है नाग। ये हो गए 5 व्यक्ति। शिलादित्य का समय हमको पता है 646 ईस्वी। गुहिल का निकालना है, गुहिल का निकालना मैं बताता हूं आपको। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है सर। मैं यहां पढ़ा रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं ना, कंसेप्चुअल सवाल भी कराऊंगा मैं। जो यहां करवा रहा हूं वो आप रट लेना, आरएस मेंस क्लियर हो जाएगा। अगर कंसेप्चुअल सवाल तो मैं यहां करवाऊंगा, लेकिन फैक्चुअल सवाल में साथियों आरएस मेंस क्लियर हो जाएगा। कंसेप्चुअल सवाल कराने में कोई बड़ी बात नहीं है, जहां आएगा मैं बता दूंगा, लेकिन हर एग्जाम में नहीं पूछने के कारण मैं स्किप कर सकता हूं, लेकिन फैक्चुअल सवाल में आरएस मेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो शिलादित्य का समय है 646 ईस्वी। फिर इतिहासकारों ने बात कही कि सर हमें तो ऊपर वालों का निकालना है, क्या करें? तो इतिहासकारों ने एक धारणा कही कि किसी भी राजा ने कम से कम 20 वर्ष तो शासन किया होगा। कम से कम कितना ही कर लेगा, 20 तो कर ही गई। भले किसी ने 35 किया हो तो किसी ने 5 किया हो, किसी ने 25 किया हो तो किसी ने 15 किया होगा, तो एवरेज 20 आ जाएगा, ठीक है। तो वो उसी धारणा से हम गुहिल का समय निकालते हैं। तो इसमें 20 माइनस करेंगे तो 626 ईस्वी नाग का समय आ गया। महेंद्र का समय आ गया 606, और 20 माइनस करे हमने, और 20 माइनस करें तो भोज का समय आ गया 586 ईस्वी, और 20 माइनस करें तो 566 ईस्वी आ गया गुहिल का समय साथियों। यहां से निकाला हमने। ये राजस्थान की किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, किसी के नोट्स में नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब में मुझे नहीं लगता 99% कि किसी यूट्यूब के किसी टीचर ने बताया होगा ये कंसेप्ट। ये मैं बता रहा हूं साथियों, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी ना है, ठीक है। हम और अगर यदि बात करें कि इस अभिलेख में ये जानकारी आपको याद हो तो कर लेना, वरना आप यही रट्टा मानना कि 566 ईस्वी में एक व्यक्ति आया गुहिल, उसने गुहिल वंश की स्थापना की, ठीक है। अब यदि और देखें कि सामोली के अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है, तो साथियों ये जावर जो खान है ना उदयपुर में, उसकी जानकारी मिलती है। जावर खान तो हमें आज पता चला है,
100 साल 200 साल हुई है, हमको तो तभी पता चला है। लेकिन सामोली का अभिलेख 646 ईस्वी का है। इसमें जावर के खनन उद्योग की जानकारी मिलती है। जावर के खनन उद्योग की जानकारी मिलती है। प्रश्न आ जाए, प्राचीनतम जावर के खनन उद्योग की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो सामोली के अभिलेख से। सामोली के अभिलेख में एक व्यक्ति का नाम मिलता है। उस व्यक्ति का नाम था जयंतक, मैं लिख दूं पहले, जयंतक महत्तर नामक एक महाजन था। व्हाट इज द महाजन? महाजन क्या होता है? महाजन व्यापारी को बोलते हैं, ये ध्यान रखना। महाजन किसको बोलते हैं? व्यापारी को। तो याद रखना, सामोली के अभिलेख में जयंतक महत्तर नामक व्यापारी का नाम मिलता है और उसमें लिखा गया है कि जयंतक महत्तर नामक महाजन या व्यापारी ने एक माता के मंदिर का निर्माण करवाया। उस माता के मंदिर का नाम था, या उस माता का नाम था अरण्यवासिनी माता। इससे भी इंपॉर्टेंट आपको बात कहूं कि अरण्यवासिनी माता को ही वर्तमान में जावर माता कहते हैं। क्या कहते हैं? जावर माता। तो याद रखना है, इनडायरेक्टली जावर माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जयंतक महत्तर नामक महाजन ने। किससे जानकारी मिलती है? सामोली के अभिलेख से। अरण्यवासिनी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जयंतक महत्तर महाजन ने। किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? सामोली के अभिलेख से। ठीक है, और आपको छोटी सी जानकारी दूं, एक बसंतगढ़ का नाम सुना होगा आपने, बसंतगढ़। साथियों, बसंतगढ़ का नाम जो है वटनगर मिलता है किस अभिलेख में? सामोली के अभिलेख में। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि सामोली के अभिलेख में क्या क्या जानकारी मिलती है, आपको मैंने बता दी। ठीक है साथियों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये राजस्थान के मेवाड़ के इतिहास की इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, तो स्वाभाविक है छोटी होगी। ठीक है, तो आज से मेरी मुख्य कोशिश ये रहेगी कि रेगुलर वीडियो आती रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।